Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. First of all, I want to congratulate you for your promotion to next class without exams. दुआ है कि ये गुड न्यूज़ हमारे लिए गुड न्यूज़ ही साबित हो और आपका ओवरऑल एफएससी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा बन जाए, क्योंकि जितने मार्क्स आपको सेकंड ईयर में मिलेंगे उतने ही आपको फर्स्ट ईयर में मिलेंगे। तो इस तरह आप 1 साल की मेहनत पर 2 साल के नंबर ले सकते हैं। इसके लिए आपको सेकंड ईयर में बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि जितने मार्क्स आपको सेकंड ईयर में मिलेंगे उतने ही आपको फर्स्ट ईयर में मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री, सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। तो हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, विच नेम इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर का नेम है उसका मतलब समझ लेते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी के अंदर मेजर 4 वर्ड्स डिस्कस हो रहे हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ पीरियोडिक। पीरियोडिक मीन्स रेगुलर इंटरवल। जो वर्ड पीरियोडिक है पीरियड से निकला है, और पीरियड आपको पता है एक स्पेसिफिक टाइम को बोलते हैं। तो रेगुलर इंटरवल का मतलब है एक ख़ास वक्फ़ा, या फिर रेगुलर का मतलब होता है बाकायदा या फिर तरतीब के साथ, यानी कि एक ऐसा वक्फ़ा जो एक तरतीब के बाद आए, एक ख़ास टाइम के बाद आए, उसे हम बोलते हैं पीरियड। द सेकेंड वर्ड इज़ क्लासिफिकेशन, विच मीन्स ग्रुपिंग। चीज़ों को ग्रुप में डिवाइड करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। थर्ड वर्ड इज़ एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में आपने पिछली क्लासेस के अंदर अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ा है, ख़ासतौर पे 9th क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द एलिमेंट इन फर्स्ट ईयर आल्सो। तो एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है, यानी कि सेम टाइप ऑफ एटम से वो बनता है। लास्ट वर्ड इज़ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मीन्स रेपिटिशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि एक ख़ास वक्फे के बाद किसी चीज़ का रिपीट होना, किसी चीज़ का दोबारा से आना, रेपिटिशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल पीरियोडिसिटी कहलाता है। अब आपको नेम से पता तो चल ही गया होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ने जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल के बारे में आपने पिछली क्लासेस के अंदर भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो इस चैप्टर के अंदर हम थोड़ा डिटेल से पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से एलिमेंट्स को पीरियोडिकली क्लासिफिकेशन की गई है, किस तरीके से एलिमेंट्स अपने प्रॉपर्टीज़ को रेगुलर इंटरवल्स के बाद रिपीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे थे, अगर हम हिस्ट्री के अंदर देखें, जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे तो उनकी स्टडी डिफ़िकल्ट होती जा रही थी, क्योंकि जैसे जैसे एलिमेंट्स की तादाद बढ़ रही थी वैसे वैसे प्रॉपर्टीज़ की तादाद भी बढ़ती जा रही थी, प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हर नया एलिमेंट अपने साथ और प्रॉपर्टीज़ लेके आता था। तो इस सब एलिमेंट्स को किसी एक तरतीब से किसी एक जगह पे रखना वो ज़रूरी था, क्योंकि बहुत इरेगुलर सी स्टडी हो रही थी। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने उनको फिर एक टेबल के अंदर एडजस्ट किया, जिसको पीरियोडिक टेबल का नाम दिया। तो ये एलिमेंट्स के अंदर जो इरेगुलरिटी थी, इसको आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल से समझाती हूँ। ये देखें, इस स्लाइड के अंदर हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं। एक के अंदर शेप्स को बहुत इरेगुलरली रखा हुआ है और दूसरे के अंदर शेप्स को रेगुलरली रखा हुआ है। तो जो इरेगुलर है इसके अंदर हमें इनको पढ़ना या इनके बारे में समझना बड़ा मुश्किल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको सिर्फ काउंट करने का ही कहूँ तो इसके अंदर काउंटिंग करना आपको इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा। जबकि जिसके अंदर ये शेप्स को एक ख़ास तरतीब से रखा गया है, इसके अंदर आपको काउंटिंग करना बहुत आसान होगी। सेम यही केस एलिमेंट्स के साथ था कि जब वक्त गुजरने के साथ साथ एलिमेंट डिस्कवर होते जा रहे थे तो उनके अंदर बड़ी बेतरतीबी थी, उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना मुश्किल था, उनको समझना मुश्किल था। लेकिन जब उनको पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ख़ास तरतीब से रख दिया गया तो उनकी स्टडी हमारे लिए आसान हो गई। तो एलिमेंट्स को जिस टेबल के अंदर रखा गया उसको क्या नाम दिया हमने, उसको हमने पीरियोडिक टेबल का नाम दिया। तो पीरियोडिक टेबल बेसिकली है क्या? पीरियोडिक टेबल इज़ अ फ्रेमवर्क टू स्टडी द पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट एज वेल एज देयर कंपाउंड्स, यानी कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़
पीरियोडिक बिहेवियर कैसे शो करती हैं, पीरियोडिक टेबल हमें ये स्टडी करने के अंदर हेल्प करता है। अब पीरियोडिक बिहेवियर से क्या मुराद है? पीरियोडिक बिहेवियर का मतलब यह है कि कैसे उनके अंदर एक तरतीब पाई जाती है, कैसे फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक ख़ास इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं, कैसे एक ख़ास तरतीब के साथ बढ़ती या कम होती हैं। तो पीरियोडिक टेबल हमें एलिमेंट्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हेल्प करता है। फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना हमारे लिए आसान करता है। अब फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लफ्ज़ से आप वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी रिपीट कर लेना चाहिए। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको हम अपनी 5 सेंसेस से देख सकते हैं, सुन सकते हैं या फ़ील कर सकते हैं। जैसा कि किसी चीज़ की स्मेल क्या है, उसका टेस्ट क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, ये सारी उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर रिलेटेड टू कंपोजिशन, यानी कि अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इस तरह फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे पीरियोडिक बिहेवियर शो करती हैं, ये सब हम पीरियोडिक टेबल से पढ़ सकते हैं, या पीरियोडिक टेबल हमारी इस चीज़ के अंदर हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री को देखेंगे कि आखिर पीरियोडिक टेबल की कहानी क्या है, पीरियोडिक टेबल बना कैसे, किसने काम किया, क्या किया या क्या क्या हुआ जिससे हमारे पास पीरियोडिक टेबल बन गया। बहुत सारे लोग थे इस कहानी के अंदर जिन्होंने काम किया, लेकिन कुछ ख़ास और प्रोमिनेंट जो काम थे वो हम डिस्कस करेंगे जिससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। तो सबसे पहले अल-राज़ी थे, उनका काम बहुत काबिले सताइश था, या उनके काम से हमें आइडिया हुआ कि हमें किस तरह एलिमेंट्स को एक तरतीब देनी चाहिए। उसके बाद डोब्रेनियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने काम किया। न्यूलैंड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने काम किया। लास्ट पेमेंट लीव एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने काम किया। इन सब के काम से हमारे पास पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हुआ था। तो सबसे पहले हम इन सब का काम देखेंगे कि इन्होंने आखिर क्या काम किया था जिससे हमारी पीरियोडिक टेबल की स्टडी आसान हो गई, और या जिससे हमारे पास पीरियोडिक टेबल बन गया। सबसे पहले अल-राज़ी थे। अल-राज़ी अरब से ताल्लुक़ रखते थे, वो अरबी थे। वो पहले शख्स थे जिन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया। फ़र्स्ट एवर क्लासिफिकेशन जो की गई थी वो अल-राज़ी ने की थी। फर्स्ट एवर क्लासिफिकेशन वाज डन बाय अल-राज़ी। ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स बेस्ड ऑन केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। उसने एलिमेंट्स को फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर डिवाइड किया था या क्लासिफाई किया था, यानी कि उसने एलिमेंट्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा और उसके हिसाब से एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर दी। बेसिकली इसके काम से हमें ये फ़ायदा हुआ था कि हमें आइडिया हो गया कि हम एलिमेंट्स की स्टडी को आसान क्लासिफिकेशन करके कर सकते हैं, यानी कि अगर हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कर लें तो हमारे पास उनकी स्टडी करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह अल-राज़ी के काम ने हमारी हेल्प की, हमें आइडिया दिया कि हम एलिमेंट्स की स्टडी को आसान कैसे करें। दूसरे नंबर पे हमारे पास थे डोब्रेनियर। दूसरे नंबर पे जिन्होंने काम किया था वो डोब्रेनियर थे। वो एक जर्मन केमिस्ट थे और उन्होंने 1829 के अंदर काम किया। 1829 के अंदर उन्होंने ये काम किया कि एलिमेंट्स को उन्होंने ग्रुप्स के अंदर अरेंज किया और उनके ग्रुप्स को ट्राइएड्स का नाम दिया गया। ट्राइएड्स का नाम इसलिए दिया गया कि ईच ग्रुप कंटेन 3 एलिमेंट्स, क्योंकि उनके हर ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स थे। और ट्राई का वर्ड आपको पता है हम 3 के लिए यूज़ करते हैं। बच्चे, उसने क्या कहा था? डोब्रेनियर ये कहता था कि उसने जो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया है ना, उससे हम एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस को आराम से स्टडी कर सकते हैं। उसने ये कहा कि उसके ग्रुप के अंदर जो सेंट्रल एटम है, द सेंट्रल एटम ऑफ एलिमेंट हैड एटॉमिक मास एवरेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, यानी कि सेंट्रल एटम का जो एटॉमिक मास है वो बाकी के 2 एटम्स के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर है। यानी कि इसकी बात को अगर मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, यानी कि उसके ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स थे ना, एक ट्राइएड के अंदर 3 एलिमेंट थे। तो 3 एलिमेंट हैं हमारे पास, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। हमें पता है लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, सोडियम का होता है 23 और पोटाशियम का होता है 39। अब वो ये कह रहा है कि जो सेंट्रल एलिमेंट है, यानी कि जो सोडियम है, इसका एटॉमिक मास बाकी के 2 एलिमेंट्स के एवरेज के बराबर है,
यानी कि अगर हम लिथियम और पोटाशियम के एटॉमिक मास की एवरेज निकाल लें तो हमारे पास सोडियम के एटॉमिक मास आ जाएगा। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, इन दोनों के एटॉमिक मास को प्लस करके अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो एटॉमिक मास निकल आएगा, तो इनकी एवरेज निकल आएगी। तो ऐसा ही किया गया, ऐसा ही अगर हम करें तो लिथियम और पोटाशियम के एटॉमिक मास को अगर हम प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 23 आता है, जो कि सोडियम का एटॉमिक मास है। इस तरीके से उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। उसके बाद थर्ड वन था हमारे पास न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या किया था, न्यूलैंड एक इंग्लिश केमिस्ट था और उसने 1864 के अंदर काम किया था। और जब उसने काम किया तब सिर्फ 62 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे और उसने इन 62 एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था। यानी कि उसने ये किया कि जिसका एटॉमिक मास सबसे कम था उसको सबसे पहले रखा, उसके बाद उससे ज़्यादा वाले को रखा, फिर उससे ज़्यादा वाले को रखा। उसने इस तरह एक तरतीब से उन 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया। और फिर जब उसने इस तरह अरेंज किया तो उसने ये गौर किया कि एवरी 8th एलिमेंट हैड सम प्रॉपर्टीज़ इन कॉमन विद फर्स्ट एलिमेंट, के हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पहले एलिमेंट के साथ सेम थी, यानी कि मिलती जुलती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको समझाने के लिए अगर मैं कहूँ तो हम यूँ कह सकते हैं कि अगर एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास 1 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर 3 है, तो अगर हम उनको तरतीब से रखें तो कुछ यूँ होगा। तो उसके इस काम को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दिया गया था, क्योंकि हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ सेम प्रॉपर्टीज़ में था, यानी कि 8वें एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज़ मिलती थी। तो इसलिए उसके नाम को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दिया गया, क्योंकि ऑक्टेव वर्ड 8 से निकला है। अगर आप एग्जाम्पल के अंदर देखें तो पहले के बाद जो 8वां एलिमेंट आ रहा है वो फर्स्ट के नीचे आ रहा है। ये इसलिए शो किया गया कि 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ 1 के साथ मिल रही थी। फिर अगर हम 8 से काउंटिंग स्टार्ट करें तो 8वां एलिमेंट 15 बनता है, तो 15 की प्रॉपर्टीज़ भी 8 के साथ मिलती थी। इस तरह हर 8वें एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज़ मिलती थी। इसके काम को हम यूँ भी बता सकते हैं, ये इस स्लाइड के अंदर जो उसने काम किया था उसका थोड़ा सा ओवरव्यू बताया गया है। देखें, अगर हाइड्रोजन को हम फर्स्ट नंबर पे रखें, लिथियम आएगा सेकंड पे, बेरियम थर्ड पे, बोरोन फोर्थ पे, कार्बन फिफ्थ पे, नाइट्रोजन 6 पे, ऑक्सीजन 7 पे और फिर फ्लोरीन आई 8 नंबर पे। तो फ्लोरीन हाइड्रोजन के नीचे है, इसका मतलब फ्लोरीन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं और फ्लोरीन किस नंबर पे आई, 8 नंबर पे। इस तरह हर 8वें एलिमेंट की पहले एलिमेंट से प्रॉपर्टीज़ मिलती थी। इसी तरह अगर हम फ्लोरीन को पहले नंबर पे रखें तो फ्लोरीन के बाद सोडियम सेकंड पे, मैग्नीशियम थर्ड, एल्यूमिनियम फोर्थ, सिलिकॉन फिफ्थ, फास्फोरस 6, सल्फर 7। तो क्लोरीन फिर 8 नंबर पे है, वो फिर फ्लोरीन के नीचे आ रहा है। इस तरह हर 8वें एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज़ मिल रही थी। इस तरह इसने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया और इसने एलिमेंट्स को इस तरीके से क्लासिफाई किया, उसकी ग्रुपिंग कुछ इस तरीके से की। लास्ट पे जिसने काम किया था वो था डिमिट्री मेंडलीव। मेंडलीव का काम बच्चे पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने तकरीबन पीरियोडिक टेबल बना दिया था। इसने रशियन केमिस्ट था, 1871 के अंदर इसने काम किया और ये पहला शख्स था जिसने रेगुलर पीरियोडिक टेबल पेश किया था। इसने क्या किया था, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिलती थी उनको वर्टिकल कॉलम के अंदर रखा, जिसको इसने ग्रुप्स का नाम दिया। और फिर हॉरिजॉन्टल रोज़ को इसने पीरियड्स का नाम दिया। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर आप खड़े हैं, यानी कि टॉप से बॉटम है, खड़े हैं तो आप वर्टिकल हैं और वर्टिकल को उसने ग्रुप्स का नाम दिया। और अगर आप लेटे हैं तो यू आर हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल रोज़ को उसने पीरियड्स का नाम दिया था। इसके अलावा मेंडलीव ने एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस की बेस पर अरेंज किया था, यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक मासेस बढ़ रहे थे उसने वैसे वैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया। जैसा कि हमने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में भी देखा था कि असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए ऑर्डर के अंदर, एटॉमिक मासेस के बढ़ते हुए ऑर्डर के अंदर उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था।
जब उसने एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किया तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आफ्टर रेगुलर इंटरवल रिपीट होती हैं। तो इस वजह से फिर उसने एक लॉ पेश किया, या फिर उसके इस काम को एक लॉ का नाम दिया गया। यानी कि अगर हम यूँ कहें ना कि रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि अगर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ एक ख़ास वक्फे के बाद रिपीट हो रही हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको इन्होंने पीरियोडिक लॉ का नाम दिया था। मींस रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ अगर रेगुलर इंटरवल्स के बाद रिपीट होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक लॉ कहेंगे। इसके अलावा उसने अपने काम के अंदर एक जो काम किया था वो ये था कि उसने अपने टेबल के अंदर वो एलिमेंट्स जो डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए गैप्स छोड़े थे। यानी कि अगर एक एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास 2 है, फिर एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास 3 था, उसके बाद उसके पास जो एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास 5 था, तो उसने जो 4 के लिए उसने 3 के बाद 5 को नहीं रखा, 4 के लिए जगह खाली छोड़ दी। तो उससे हमें ये फ़ायदा हुआ, हमें ये पता चल गया कि कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा अभी रहता है डिस्कवर होने वाला जिसका एटॉमिक मास 4 होगा। ठीक है, इस बात को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब कि उसने गैप्स छोड़े थे ना, तो 1 2 3 4 डिस्कवर्ड थे, 5 उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं था तो उसने 5 के लिए जगह छोड़ दी। उसके बाद 6 7 8 डिस्कवर थे, 9 अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था तो उसने उसके लिए जगह छोड़ दी। इस तरह हमें जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी भी आसान होगी। मतलब हमें पता चल गया कि अब जो एलिमेंट यहाँ पर डिस्कवर होगा उसकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ रिपीट जो होती थी। इस तरह हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की प्रिडिक्शन कर सकते थे, अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये एलिमेंट डिस्कवर होने वाला है, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी या ये इसका एटॉमिक मास होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मेनियम, जब मेंडलीव ने काम किया था तब जर्मेनियम डिस्कवर नहीं हुआ था, तो मेंडलीव ने उसकी जगह खाली छोड़ दी थी और बताया था कि यहाँ पर एक एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसके पास ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो जब फिर जर्मेनियम डिस्कवर हुआ तो वही बात थी, जो बातें मेंडलीव ने जर्मेनियम के बारे में बताई थी वो ठीक थी। तो इससे हमें ये फ़ायदा हुआ इन गैप्स का कि हमें पता चल गया कि कौन कौन से एलिमेंट अभी डिस्कवर होने वाले हैं और डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी। इस तरीके से मेंडलीव ने अपना काम किया और मेंडलीव ने आलमोस्ट पीरियोडिक टेबल हमें बनाकर दिया था। लेकिन उसने पहला काम किया था तो जाहिर सी बात है बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी। तो इम्प्रूवमेंट की गई मेंडलीव के बाद, मेंडलीव के काम के अंदर इम्प्रूवमेंट की गई। और इम्प्रूवमेंट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट में आता है, नहीं तो लॉन्ग में भी मोस्टली आ जाता है। तो कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट की गई थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि मेंडलीव ने अपना काम एटॉमिक मैसेस की बेस पर किया था। उसने एटॉमिक मैसेस के असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो फिर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मोज़ले, उसने 1911 के अंदर एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया। जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हो गया तो सबसे पहली इम्प्रूवमेंट जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में की गई वो ये थी कि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया गया। एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, यानी कि जैसे पहले हमने एटॉमिक मास के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था ना, सबसे पहले जिसका सबसे कम था एटॉमिक मास उसको रखा गया, फिर उससे ज़्यादा वाले का रखा गया, फिर उससे ज़्यादा वाले का रखा गया, ऐसे। तो पहली इम्प्रूवमेंट ये की गई थी कि एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंजमेंट की गई और एटॉमिक नंबर के असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। तो इससे हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये बना कि एलिमेंट्स को अगर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया जाए तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पीरियोडिकली अपने आप को रिपीट करती हैं। If the elements are arranged in the ascending order of their atomic number, their chemical properties repeat in periodic manner। तो उनकी chemical properties periodic manner के अंदर अपने आप को
रिपीट करती हैं अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया जाए। सेकंड जो इम्प्रूवमेंट मेंडलीव के काम के अंदर की गई वो ये थी कि आखिर पर एक ग्रुप को ऐड किया गया एट द एक्सट्रीम राइट कॉर्नर, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल था उसके एक्सट्रीम राइट कॉर्नर के अंदर एक ग्रुप को ऐड किया गया और उस ग्रुप के अंदर नोबल गैसेस को रखा गया। नोबल गैसेस वो जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, जिनके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। और ये इम्प्रूवमेंट इसलिए की गई क्योंकि मेंडलीव ने जब काम किया था तब ये नोबल गैसेस अभी डिस्कवर नहीं हुई थी, तो इसलिए ये इम्प्रूवमेंट बाद में की गई थी कि आखिर पे एक ग्रुप ही वो डाल दिया गया जिसके अंदर सारी की सारी नोबल गैसेस को प्लेस कर दिया गया, क्योंकि ये मेंडलीव के टाइम पर गैसेस डिस्कवर नहीं की गई थी। इसके बाद मेंडलीव के काम के अंदर जो तीसरी इम्प्रूवमेंट की गई वो ये थी कि मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स जैसा कि बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और इसके अलावा जिंक, कैडमियम, मरकरी, इस तरह के एलिमेंट्स को उसने सेम वर्टिकल ग्रुप के अंदर रख दिया था। उसने इन सब के सब को सेम वर्टिकल ग्रुप के अंदर रख दिया गया था, जबकि अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी डिफरेंट थी। तो इम्प्रूवमेंट ये की गई कि एलिमेंट्स के जो वर्टिकल ग्रुप्स थे ना, उन ग्रुप्स को मज़ीद 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया और वो जो 2 टाइप्स थी वो थी ए एंड बी। जैसा कि यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह ये सेकंड ए ग्रुप के हैं और जिंक, कैडमियम और मरकरी ये बी कैटेगरी के अंदर थे। तो इस तरह वर्टिकल कॉलम्स को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया, ए एंड बी के अंदर वर्टिकल कॉलम्स को डिवाइड कर दिया। तो तीसरी इम्प्रूवमेंट ये की गई। पहली इम्प्रूवमेंट ये की गई कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया गया। सेकंड ये थी कि लास्ट पर एक ग्रुप ऐड किया गया जिसके अंदर नोबल गैसेस रखी गई थी। और थर्ड ये था कि एलिमेंट्स के जो वर्टिकल ग्रुप्स थे उसकी 2 टाइप्स कर दी गई, यानी कि ए एंड बी 2 टाइप्स इसको बना दिया गया। इस तरह बहुत सारे काम के बाद, बहुत सारे साइंटिस्ट के वर्क के बाद हमारे पास फाइनली एक टेबल आया जिसको हम आजकल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। इस तरीके से हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हुआ जिसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो बच्चे, आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल का बेसिकली हिस्ट्री देखी है कि किसने क्या क्या काम किया था। न्यूलैंड का काम पढ़ा, अल-राज़ी का काम पढ़ा, मेंडलीव का काम पढ़ा। तो इस तरीके से हमारे पास पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हुआ था और आज जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो इन्हीं लोगों के काम की वजह से है, क्योंकि अगर अल-राज़ी हमें आइडिया ना देता क्लासिफिकेशन का तो हम मज़ीद आगे नहीं चल सकते थे। तो इस तरीके से हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन गया। तो आपने इन सब के काम को अच्छे से याद करना है, ख़ास तौर पे इम्प्रूवमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा एमसीक्यूज़ के अंदर हर साइंटिस्ट के कंट्री के बारे में पूछा जा सकता है, या हर साइंटिस्ट का ईयर पूछा जा सकता है कि उसने किस ईयर के अंदर काम किया, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ट्राइएड्स के बारे में पूछा जा सकता है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी पूछा जा सकता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपने इस लेक्चर को अच्छे से याद करना है और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।